नमस्कार दोस्तों। मेरा नाम गणेश है और आप सभी को मेरे YouTube चैनल पर स्वागत है। और आज के इस वीडियो में हम लोग एक ईवी कंपनी के बारे में डिस्कस करेंगे। बेसिकली हम लोग इसका फंडामेंटल नहीं, बस टेक्निकल एनालिसिस करेंगे ताकि हम लोग को समझ में आए कि प्राइस क्या कर रहा था, क्या कर रहा है और आगे क्या कर सकता है। और हम लोग एक सिमिलर चार्ट स्ट्रक्चर एग्जाम्पल हम लोग डिस्कस करेंगे जो एंड ऑफ द वीडियो में रहेगा। और कंपनी का नाम है एक्सीकॉम। तो जैसे हम लोग एक थोड़ा कंपनी के बारे में देख लेते हैं कि क्या करता है एक्सीकॉम। तो एक्सीकॉम बेसिकली ईवी बैटरीज एंड चार्जिंग स्टेशंस बनाता है। तो इट इज़ अ वेरी क्रूशल कंपनी फॉर क्रूशल कंपनी इन द ईवी इंफ्रास्ट्रक्चर। तो बैटरी बनाना, फिर वो उसको स्टोर करना, फिर चार्जिंग स्टेशन पे लेके जाना, फिर चार्जिंग स्टेशन मेंटेन करना वगैरह वगैरह ये करता है। अगर हम लोग एक्सीकॉम के फंडामेंटल्स के बारे में बात करें तो 3,000 करोड़ की कंपनी है। करंट प्राइस 245 के आसपास है। स्टॉक भी 80 है। आर ओ सी ई 20% है। ROE मतलब मात्र 13% है। और इंडस्ट्री PE के ऊपर चल रहा है क्योंकि अभी ये नया कंपनी है तो प्रीमियम में जाएगा। ठीक, तो EPS उतना है। फिर सेल्स रेवेन्यू भी ठीक ठाक ही है, कम मार्केट कैप के हिसाब से। फिर अगर हम लोग देखें तो सेल्स ग्रोथ अच्छा खासा है इसका भी। और अगर हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस ईयर ऑन ईयर देखें तो ठीक है, कंसिस्टेंस है, मतलब बढ़ ही रहा है, ऐसा नहीं है कि घट रहा है, प्रॉफिट भी है। और अगर हम लोग इन्वेस्टर्स भी देखें तो प्रमोटर ने एक स्टडी रेशियो अपना मेंटेन किया है। और FIIs ने भले ही बेचा है, पर जिस हिसाब से कंपनी जा रहा है FIIs आ भी सकता है। ठीक है, DIs ने भी बेचा है, पब्लिक अक्यूमुलेशन चल रहा है। ठीक है। और अभी हम लोग बाकी जो फंडामेंटल्स रहते हैं कंपनी के, वो आप लोग पढ़ सकते हो और बाद आप अपना डिसीजन ले सकते हो। हम लोग चलते हैं प्राइस पे, चार्ट पे चलते हैं। अभी ये एक्सीकॉम का एक नेकेड चार्ट है। यहाँ पे हम लोग जैसे हम लोग वीडियो एनालिसिस करते हैं, चार्ट एनालिसिस करते हैं कि प्राइस के बारे में, कि प्राइस ने क्या किया था, क्या कर रहा है और आगे क्या कर सकता है, बेस्ड ऑन पैटर्न्स। एंड पैटर्न्स आर बेस्ड ऑन एग्जाम्पल्स। तो वो एक एग्जाम्पल हम लोग आगे एंड ऑफ द वीडियो में डिस्कस करेंगे कि सिमिलर हो सकता है इसका। ठीक है, तो अभी हम लोग एक ओवरव्यू ले लेते हैं कि प्राइस ने क्या किया था, क्या कर रहा है और आगे क्या कर सकता है। ठीक है, तो प्राइस लिस्ट हुआ था मार्च 2024 में। उसमें एक डिप मारा इसने, 13-14 मार्च को डिप मारा। फिर एक ब्रीफ कंसोलिडेशन के बाद स्लो एंड स्टेडी बढ़ा। ये ब्रीफ कंसोलिडेशन के बाद ब्रेकआउट रीटेस्ट एंड एक हाई बनाया इसने, जो हाई था 525 के आसपास जुलाई 2024। और फिर एक स्टेडी डिक्लाइन हुआ है। भले ही कंपनी के गुड न्यूज़ सब आ रहे थे, पर एक स्टेडी डिक्लाइन हम लोग देख सकते हैं कि प्राइस में हुआ है। और अब जाके ऐसा लग रहा है कि प्राइस रुका है। और ये हम लोग एक बार देख लेंगे कि प्राइस एक्चुअली अपने जगह पे रुका है या नहीं, वो हम लोग आगे देखेंगे। तो प्राइस हम लोग मैं ऐसा क्यों सोचता हूँ कि प्राइस यहाँ पे रुका है। प्राइस यहाँ पे रुका है क्योंकि यहाँ पे इसने यहाँ पे ब्रेकआउट दिया था, ब्रेकआउट यहाँ पे रीटेस्ट किया था। तो ये बेस को इसने तोड़ा था, तो ये वही बेस पे आके ये अपना अक्यूमुलेशन हो रहा है प्राइस का। तो इसको हम लोग वैलिडेट कैसे करेंगे कि प्राइस जहाँ पे रुका है तो सेफ जोन है। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग ये IPO का जो लिस्टिंग डे हाई था वहाँ से लेके एक बॉक्स बनाएंगे हम लोग। और बॉक्स का बेस है ना, हम लोग यहाँ पे रखेंगे। यहाँ पे इसने ब्रेकआउट दिया था
यहाँ पे ऊपर वाला नहीं रखूँगा मैं नीचे वाला रखूँगा, क्योंकि यहाँ पे इसने ब्रेकआउट दिया था, यहाँ पे रीटेस्ट किया था, ठीक है। यहाँ पे उसने हाई बनाया था, इसका मतलब रेजिस्टेंस का ब्रेक करने के लिए उसने थोड़ा एक दो दिन रुका और फिर ये चला गया, ठीक है। तो ये मेरा एक सेफ जोन हो गया कि यहाँ से हम लोग ख़रीद सकें। तो हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं कि सेफ जोन क्या है। सेफ जोन है 275 से 230। स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन लिख सकता हूँ, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन 275 से लेके 230 तक, ठीक है। ये यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन हम लोग ने आइडेंटिफाई कर दिया, ठीक है, आइडेंटिफाई कर दिया। और अभी हम लोग एक टूल लेते हैं जो फिबोनाची टूल बोलते हैं। तो वो टूल से हम लोग एक अप्रॉक्सीमेट आइडिया मिल जाएगा कि कौन से रेशो पे है। फिबोनाची के रेशोज़ भी बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, और हर स्टॉक मार्केट में हर कंपनी का प्राइस हमेशा फिबोनाची रेशो पे ही चलता है। वो बहुत सारे उसको टूल्स और एग्जिस्टिंग टूल्स लगा के, जैसे वेव थियरी लगा के और एंटिसिपेट कर सकते हैं, पर बेसिक प्रिंसिपल फिबोनाची का फॉलो करना सही रहता है। तो यहाँ पे मैं लूँगा फिबोनाची का रिट्रेसमेंट, यहाँ से बॉटम से लेके टॉप तक लगा दूँगा। यहाँ से हम लोग को दो इम्पॉर्टेंट रेशोज़ लिख के आए, ये 6.18 का रेशो। एक मिनट, यहाँ पे मैं रेशोज़ भी ऐड कर देता हूँ ताकि पता चल जाए कि यहाँ पे कहाँ गया लेवल्स, हाँ लेवल्स आ गए। ये परसेंटेज में डाल दिया हम लोगों ने, ठीक है। 6.18 वाला वो एक इम्पॉर्टेंट रेशो होता है, 6.18 वाला रेशो। यहाँ पे आप देख भी सकते हो कि यहाँ पे प्राइस डिक्लाइन में था, पर यहाँ पे 6.18 वाला जो लेवल है, जिसका जो प्राइस है 300 के आसपास, यहाँ से गिरते गिरते 300 के आसपास रुका था, बाउंस किया और फिर से नीचे आया, ठीक है। तो हम लोग को ये समझ में आता है कि जो 6.18 वाला लेवल है, इट इज़ अ वेरी क्रूशियल लेवल इर्रिस्पेक्टिव ऑफ द कंपनी और द वैल्यू ऑफ द प्राइस, ठीक है। परसेंटेज है तो वो तो अपने हिसाब से एडजस्ट हो ही जाता है। और फिर सेकेंड एक इम्पॉर्टेंट रेशो है तुरंत इसके बाद, 78.6 वाला रेशो। अगर 6.180 पे रिवर्सल नहीं हुआ तो इट इज़ अ हाई चांस कि 78.6 रेशो से रिवर्सल होगा। तो हम लोग ये श्योर, हम लोग जैसे हम लोगों ने फिबोनाची प्लॉट किया तो हम लोग को दो चीज़ समझ में आया कि प्राइस 61.8 पे आया और उसने बाउंस किया, भले ही इसने रिवर्सल नहीं किया पर बाउंस किया, और एक स्ट्रॉन्ग बाउंस था। तो स्ट्रॉन्ग बाउंस था, ये कैसे बोल सकते हैं हम लोग कि स्ट्रॉन्ग बाउंस था। तो बस हम लोग एक मोटा मोटी अंदाज़ा ले सकते हैं कि कितना लो से लेके कितना हाई था। देखा 20% का तो बाउंस, 25% का तो बाउंस दिया है, तो हम लोग एक सेफ अजम्पशन ले सकते हैं कि 61.8 वाला जो 300, 305, 310 का जो जोन है, दैट वाज अ डिसेंट जोन, एंड हमने जो फिबोनाची प्लॉट किया है इट इज़ राइट, ठीक है। और फिर नेक्स्ट लेवल जो आ रहा है 78.6 वाला रेशो, वो ये है कि अगर 61 पे नहीं रुका है तो 78.6 पे रुकेगा और एक बाउंस देगा। ये एक थंब रूल लेके हम लोग, मार्केट में होता ही है और ये थंब रूल लेके चलना चाहिए। ये तो हम लोग को अभी चार्ट से दो चीज़ हम लोग को समझ में आई। एक तो बाउंस लेवल परफेक्ट नहीं बोल सकता, नियर परफेक्ट होगा या नहीं होगा वो मार्केट बताएगा हम लोग को। एक हम लोग के हिसाब से एक परफेक्ट लेवल है 78.6, मतलब 245 से लेकर 250 का लेवल, ये हमारे लिए एक क्रूशियल सपोर्ट जोन होने वाला है। और क्योंकि प्राइस अपने प्रीवियस बेस IPO बेस
ब्रेकआउट, अच्छा आईपीओ, बेस, ब्रेकआउट एंड रीटेस्ट जोन पे है तो इट विल एक्ट एज अ स्ट्रॉन्ग सपोर्ट। ठीक है, तो हम लोग ने यहाँ पे दो चीज़ कंक्लूड किया और दो दो चीज़ से हम लोग को ये समझ में आया कि प्राइस एक बहुत ही अच्छे जगह पे है और इसको हम लोग को प्राइस को लेना चाहिए। ठीक है, और हम लोग ने ये डिसाइड किया कि ये इतना लेंगे हम लोग। और एक रेजिस्टेंस अगर हम लोग देखने चाहें तो यहाँ पे मैंने क्या किया, कौन सा टूल लिया है, चैनल टूल लिया है। और चैनल टूल को मैक्सिमम हाइस मेरे को कनेक्ट, जैसे हम लोग करते हैं मैक्सिमम हाइस कनेक्ट करते हैं और यहाँ पे ये मैक्सिमम हाइस कनेक्ट करके एक मैंने पैरेलल चैनल बनाया। और अभी ये पैरेलल चैनल के हिसाब से अगर हम लोग देखें तो प्राइस को यहाँ पे आके यहाँ पे आके यहाँ पे आके फिर ब्रेकआउट देना चाहिए। तो प्राइस कैसे भी मूव कर सकता है, यहाँ पे यहाँ से आया, फिर यहाँ पे आया, फिर ब्रेकआउट डायरेक्ट दे दे, या यहाँ पे आया, यहाँ पे आया, यहाँ पे आया, फिर यहाँ पे आया, फिर यहाँ पे थोड़ा टाइम पास किया और फिर ब्रेकआउट दे दे। प्राइस मूव कैसे भी कर सकता है, पर हम लोग को ये आइडेंटिफाई करना है कि एक अच्छे जगह पे हम लोग प्राइस ले ताकि हमारा स्टॉप लॉस छोटा हो और लिमिटेड रिस्क में मैक्सिमम रिवॉर्ड मिल सके। तो हम लोगों ने ये आइडेंटिफाई कर लिया है कि ये अपना 280 वाला स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है, 280 वाला स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है, उसके 280 लेके 300 एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है और फिर वहाँ से लेके एक खुला आसमान है। तो हम लोग अभी सपोर्ट आइडेंटिफाई किया, तो अभी हम लोग रेजिस्टेंस भी आइडेंटिफाई करेंगे। तो रेजिस्टेंस आइडेंटिफाई करने के लिए मैं ये देख रहा हूँ, यहाँ पे ये एक टॉप बनाया है इसने, टॉप को फिर ये ब्रेक यहाँ पे नहीं कर पाया। ये मतलब ये जो इसने एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग कैंडल बनाया, इसको ब्रेक नहीं कर पाया, तो ये एक जोन पूरा एक रेजिस्टेंस जोन बन जाता है। तो वही हम लोग अपना मार्क कर देंगे कि ये पूरा एक रेजिस्टेंस जोन बन गया, ये पूरा एक रेजिस्टेंस जोन बन गया। और रेजिस्टेंस जोन है ऑलमोस्ट कितने का है, ऑलमोस्ट 400 से लेके 475 तक। ठीक है, ये हमारा रेजिस्टेंस जोन बन गया, स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस जोन 475 से लेके 425। तो बस हम लोग को यहाँ से एक स्विंग ट्रेड लेना है और जो ऑलमोस्ट मैं लोएस्ट पॉइंट से देखते हैं। ठीक है ना, यहाँ पे ये जो हाई अभी करंट मार्केट प्राइस पे अगर हम लोग चले तो 48 का। ठीक है, 48 से लेके अगर यहाँ तक लो, यहाँ से भी चले तो ऑलमोस्ट 60-65% का हमारा गेन है, विच इज़ फेयर इनफ फॉर शॉर्ट टर्म, बहुत सही है। ठीक है, और अगर हम लोग को डबल श्योर होना है कि रेजिस्टेंस जोन सही है यानी, तो हम लोग क्या करेंगे, और एक फिबोनाची ड्रॉ कर देंगे यहाँ से लेके यहाँ तक का। तो वही देखिए हमारा, हम लोग ने 425 डिसाइड किया था कि रेजिस्टेंस जोन बनेगा, तो हम लोग का ऑलमोस्ट 415 रेजिस्टेंस जोन आ रहा है। तो हार्डली 2% का डिफरेंस है, विच इज़ कुछ नहीं है, ये सब तो कुछ है, 2% कुछ है ही नहीं मार्केट के लिए। तो 2% में ऊपर नीचे चल जाता है, वैसा है। तो गाइस ये था मेरा एक्सीकॉम का एनालिसिस, और अभी चलते हैं हम लोग एक इसके सिमिलर चार्ट पैटर्न पे। मैं आशा करता हूँ कि सब लोग समझ गए कि हमारा बाइंग लेवल क्या होना चाहिए और हमारा रेजिस्टेंस लेवल क्या होना चाहिए एक स्विंग ट्रेड के हिसाब से। यहाँ पे आए, यहाँ पे जैसे धीरे धीरे करके आए और जैसे मार्केट टर्न होता है फिर एग्जिट कर देने का। तो बस एक छोटा शॉर्ट टर्म स्विंग ट्रेड का टारगेट भी मिल गया। और अगर ये आते आते अगर 3 महीने या 4 महीने में अगर 60% भी बनता है तो भी इट इज़ अ गुड मनी। ठीक है,
आप क्वांटिटी भी अपने हिसाब से ले सकते हो, रिस्क रिवॉर्ड देख के एक्सीकॉम में ट्रेड लेना बनता है, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग इसका एक सिमिलर एग्जांपल चलते हैं। तो एग्जांपल हम लोग ने अभी क्या देखा कि एक आईपीओ का लिस्टिंग हुआ, यहाँ पे थोड़ा कंसोलिडेशन हुआ, फिर एक हाई लगा, फिर हाई से धीरे 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 नीचे आ ही रहा है और फिर एक पॉइंट पे आके फिर एक अक्यूमुलेशन हुआ और फिर डायरेक्ट रैली किया। तो वही हम लोग एक अगले स्टॉक में देखते हैं। स्टॉक का नाम है सोना कॉमकास्ट, सोना प्रिसीजन, ठीक है। ये फ़िलहाल इसका चार्ट पैटर्न है, ठीक है। हाँ, तो इसको बहुत नॉइज़ हो रही है। वीकली पे देखते हैं। वीकली पे अभी हम लोग समझेंगे कि देखो ये तो ये पार्ट, ये इतना पार्ट इग्नोर कर देना। हम लोग का जो हमने डिस्कस किया था का आईपीओ, बेस, रैली, स्टेडी डिक्लाइन, कंसोलिडेशन, अक्यूमुलेशन और फिर रैली, ठीक है। ये सिमिलर है। यहाँ पे भी अगर हम लोग देखेंगे तो यहाँ पे आईपीओ पे लिस्ट हुआ जून 21 में लिस्ट हुआ। यहाँ पे उसने एक स्टेडी कंसोलिडेशन नहीं, मतलब थोड़ा टाइम स्पेंड किया और फिर एक तुरंत रैली किया और फिर एक रैली के बाद एकदम ऐसा धीरे 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 टाइम पास कर करके वहीं पे आया है जहाँ पे उसने फर्स्ट टाइम अक्यूमुलेशन किया था, है ना। वहीं पे आ रहा है जहाँ पे इसने फर्स्ट टाइम अक्यूमुलेट किया था, वहीं पे है और वहीं पे उसने एक पैटर्न बना के रैली किया। तो फिर हम लोग एक बार वो भी चेक कर लेते कि ये प्राइस सोना प्रिसीजन फॉर्ज ने कौन से प्राइस पॉइंट से कौन से फिबोनाची पॉइंट से रिवर्सल किया। तो यहाँ से अगर हम लोग देखें, यहाँ पे बॉटम से लेके टॉप तक हम लोग डालें, तो जैसे हम लोग ने वहाँ पे देखा था, अपना एक्सीकॉम में देखा था कि प्राइस 78.6 लेवल पे आके कंसोलिडेशन करने की कोशिश कर रहा है। तो सोना का भी हम लोग सेम देख रहे हैं, यहाँ से रैली किया और फिर यहाँ पे आया, थोड़ा टाइम स्पेंड किया और फिर एक रैली कर दिया। तो वो नॉर्मली हर स्टॉक में यही होता है कि फिबोनाची के 2-3 पॉइंट्स बहुत ही क्रूशल होते हैं। इस पर चाहिए तो मैं एक अलग वीडियो बना दूंगा, पर फिबोनाची के सब पॉइंट इम्पोर्टेंट नहीं होते हैं, 3 या 4 मैक्सिमम, मेरे हिसाब से तो 3 ही हैं जो सबसे इम्पोर्टेंट है, उसी पे आके प्राइस रिएक्ट करता है, ठीक है। तो गाइज़ ये हम लोग का एक टेक्निकल एनालिसिस था जो हम लोग ने एक्सीकॉम का किया। फिर हम लोग ने एक सिमिलर चार्ट पैटर्न जो सोना प्रिसीजन फॉर्ज में उसमें भी देखा। तो बेस्ड ऑन previous pattern we can assume that Excicom will also follow a similar trajectory, इसीलिए Excicom is a buy from my side। और बेहतर यही होगा कि आप अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से भी कंसल्ट करिए, और एक अच्छी जगह पे है तो ख़रीदना बनता है, ठीक है गाइस। धन्यवाद मेरा वीडियो देखने के लिए, बाय बाय।